बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो हमारी क्लास 9th की है। 9th क्लास के लेक्चर को करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट नोट्स, और कंप्लीट नोट्स के साथ साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं शेयर करूंगा। एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उसके मैं अलग से पार्ट में वीडियो बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अलग से उसको देख लेना। सही है, लाजमी इसके साथ लिंक कर दूंगा मैं, लेकिन आप अभी क्वेश्चन आंसर जो है वो इस चैप्टर के वो सारे मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करूंगा, समझाऊंगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, इस चैप्टर की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की। सही है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। जो एक्सप्लेनेशन हमें आज करनी है वो चैप्टर नंबर 3 की है। चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास। सही है, क्या है? सबसे पहले तो फोर्स क्या है। फोर्स हमारे लिए क्या क्या काम कर सकती है? फोर्स पुशिंग के काम आती है, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की पुलिंग में काम आती है, कि कोई ग्रेविटी एक फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये सारी चीज़ें हम बाकी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास दो तीन चीज़ें मेजर दी है कि पुश या पुल हो गई, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट को रोकना, चलाना, ये सारी चीज़ें फोर्स की वजह से होती हैं। तो फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस द मोशन इन द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, के फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकती है। पहला सवाल दिया है कि डिफाइन फोर्स फॉर्मूला एंड यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। यूनिट की बात करें तो इट्स वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज न्यूटन या के जी m/m²। सेकेंड क्वेश्चन एक रखा है मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल अगर बात करूं कि मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा प्रोडक्ट है, या इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। एक और डेफिनेशन भी बनती है इसकी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड या के जी m/s। आगे हम बात करें स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। Law of conservation of momentum states that when two bodies collide, the total momentum conserved and total momentum after collision and total momentum before collision is same. इसकी एक्सप्रेशन है, समझने के लिए डायग्राम समझेंगे। एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक बॉडी ले लेता हूँ जिसका मास m1 m रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ए बॉडी है। एक और बॉडी में लेता हूँ जिसका मास ले लेता हूँ m2 है, ये बॉडी बी है। सपोज करता हूँ कि दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ए और बी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। होगा ये कि जब ये दोनों के पास जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों आपस में टकराएंगे, तो बॉडी 1 और बॉडी 2 आपस में क्या है, टकरा जाएंगे। सही है, ऐसा ही होगा टकराने पे। अब टकराने के बाद क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये बॉडी इस तरफ जाना शुरू हो जाएगी और ये बॉडी इस तरफ चली जाएगी। और इसके बीच में इनमें मोमेंटम में क्या चेंजिंग आई? अगर मैं बात करूं इस बॉडी की, तो ये बॉडी जब मूव कर रही थी शुरू की वेलोसिटी से, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को इस चैप्टर में u से मेंशन करेंगे, और पहली बॉडी है तो u1। इस तरह इस बॉडी की बात करें तो ये u2। इस बॉडी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी होगी, कि टकराने के बाद वेलोसिटी फाइनल में आ जाएगा। तो ये इनिशियल वाला केस है और ये फाइनल। फाइनल वेलोसिटी पहली बॉडी की v1 हो जाएगी, दूसरी बॉडी की v2। क्लियर? और देखते हैं अब क्या है। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो इस बॉडी का जो मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने पीछे सिंपल बताया था, मोमेंटम का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है। तो इसका मास m1 है और वेलोसिटी u1। इसके बात करें तो इसका मास क्या है, m2 है, वेलोसिटी u2 है मोमेंटम के लिए। सही। इसके मोमेंटम की बात करें तो सेकंड मास 2 है, वेलोसिटी v2। इसके मोमेंटम की बात करें तो m1 और v1। ये हमारे पास चीज़ें आ गई। तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए, जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिगर में बनाई है ना, यही सारी चीज़ें लिखी। देखो, इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए m1 u1, इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी m2 u2, फाइनल मोमेंटम बॉडी ए m1 v1, फाइनल मोमेंटम बॉडी बी m2 v2। ये सारी चीज़ें यहाँ से लिखी। अगर कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम की बात करें तो बोलता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर टोटल करें तो m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम को आफ्टर को कोलिजन करें तो m1 v1 प्लस m2 v2। और यही लॉ बोलता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। तो दोनों फार्मूले को इक्वल लिखेंगे। तो जो फार्मूले आपने फिगर में बनाए हैं वही फार्मूले इस स्टेप में यूज़ होंगे। तो फार्मूले एक दफ़ा याद हो जाएंगे, फिगर समझ आ जाएगी, तो बिल्कुल छोटी सी और आसान सी डेरिवेशन, और इम्पॉर्टेंट भी है। और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में है, ये याद रखना। लॉन्ग में नहीं है ये लॉन्ग के अंदर नहीं आ सकती और बहुत कम चांस से आए। सही। बात करते हैं इनर्शिया। सही है। हम क्या होता है कि अगर हम चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करें, हम अपनी बॉडी को फ़ौरन स्टेबल नहीं कर सकते। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। आपको एक फिगर नज़र आ रही है, एक कॉइन को ऊपर रखा है, एक कप के ऊपर। अगर इस
पेपर को फौरन ही हटा लिया जाए तो होगा क्या कि जो कॉइन है वो रेस्ट में होने की वजह से वो नीचे गिर जाएगा बजाय कि ये आगे जाए, क्योंकि कॉइन रेस्ट पर है, जो पेपर जिसके ऊपर रखा है वो भी रेस्ट पर है। अगर पेपर मूव हो जाता है तो कॉइन नहीं मूव होता, इस वजह से कॉइन कहाँ पर आता है, डाउन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, कि इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स टू कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन की बॉडी है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, अपने मोशन को चेंज नहीं करने की कोशिश करती। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया की। सही। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बहुत इजी से समझाता हूँ, पहले फर्स्ट और सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट और थर्ड है, फिर थर्ड समझाऊंगा। क्या बोल रहा है इस लॉ में, पहले ये समझ लेते हैं, मैं अलग से पहले जो समझा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक बॉल है, अगर एक जगह पे पड़ी हुई है टेबल पे, अब ये पड़ी रहेगी ना, जब तक इसको मूव नहीं करेंगे तब तक ये अपनी जगह पे रहेगी। इसी तरह अगर कोई गाड़ी चल रही है, चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। यही लॉ फर्स्ट में बोलता है कि बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को एक्ट नहीं करती तब तक बॉडी या तो रुकी रहेगी, अगर रुकी हुई है, चल रही है तो चलती रहेगी। सही है। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वॉल की बात करूं, एक एक बॉल है, बॉल को अगर वॉल पे मारूंगा तो ऐसा तो नहीं है वहां जाके रुक जाएगी, ये बैकवर्ड आएगी। तो ये हुआ एक्शन, और एक्शन के नतीजे में क्या मिला, रिएक्शन। तो एक्शन से अगर रिएक्शन मिले तो हमारा कहलाता है न्यूटन थर्ड लॉ। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिए ये भी। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ, क्या बोलता है ये बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फोर्स के, एक्सेलरेशन होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शन मास के। ये साइन जो है ना, ये अल्फा का, ये प्रोपोर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सही। तो कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी सामने लिखेंगे, इन्वर्सली होगी अपॉन में लिखेंगे। अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो यही सेकंड लॉ है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, मास के। इनको कंबाइन करते हैं तो a प्रोपोर्शन f डिवाइडेड बाय m आ गया। प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाते हैं तो इज इक्वल और k आ जाता है, तो k f अपॉन m। k की वैल्यू 1 होती है इसलिए m वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ma, और यहाँ k 1 आ जाएगा तो f इज इक्वल टू m। ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ये डेरिवेशन यहाँ पर लिखी हुई मैंने, समझाई भी। मास वेट का डिफरेंस दिया है, समझने के लिए बच्चे समझते दोनों सेम है लेकिन अलग। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, के बॉडी में मैटर की क्वांटिटी जो है वो मास है। वेट एक फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट न्यूटन है। मास क्या है, अगर बात करें तो पेन बैलेंस, लिवर बैलेंस, ये इनसे ऑब्टेन्ड हो सकता है, मालूम किया जा सकता है। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल में ड्रॉ फिगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक सर्कल है, डायग्राम बताते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन या वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्ट होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो अवे फ्रॉम सेंटर डायरेक्ट कर रही हो, परपेंडिकुलर डायरेक्ट कर रही हो, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सही है। तो सिंपल ये है कि यहाँ पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जा रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बताया कि ये फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसकी मोशन बताया कि ये इस तरफ मोशन है। सही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और ये इसका मोशन इस साइड, अगर ये यूं मूव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो। सही है। अगर ये डायरेक्शन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मूव कर रही होगी तो वेलोसिटी यहाँ जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स डाउनवर्ड होगी। सही। यही डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। डिफरेंस के लिए एक फिगर बनाई हुई कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राउंड और इसको आउटवर्ड डायरेक्शन कर रही होती है। यूजेस, अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, कि बहुत इसके यूजेस हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। शुगर क्रिस्टल आर सेपरेट फ्रॉम मोलेस्ट, कि शुगर को इसके क्रिस्टल से सेपरेट किया जाता है। ब्लड एनालिसिस कैरीड आउट होता है, उसके अंदर लेबोरेटरी में इसको यूज़ किया जाता है। क्रीम सेपरेटर हम यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करने वाली सिर्फ एक ही इसमें से दी है, वॉशिंग मशीन के बारे में दी हुई है कि क्रीम सेपरेटर या वॉशिंग मशीन। अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ, वॉशिंग मशीन में एक पार्ट होता है ड्रायर।
इस ड्रायर के अंदर होता क्या है, एक बकेट जैसे पार्ट होता है, इसके अंदर यहाँ होल्स होते हैं हर तरफ। सही है। जब कपड़े इसके अंदर रखे जाते हैं क्लोथ्स, तो होता ये है कि जब ये बहुत तेज़ी से स्पिन करता है तो कपड़ों के अंदर का पानी यहाँ से क्या है बाहर की तरफ आता है, वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल जाते हैं बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से, वो पानी सेपरेट हो जाता है। पानी जब सेपरेट होता है तो जो नीचे बचता है वो सूखा कपड़ा बचता है, पानी नीचे हट चुका होता है। सही है। फिर है क्वेश्चन 10 में फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसी चीज़ जो हमें चलने में मदद देती है कि अगर हम बात करें हमारा फुट है, हमारा पैर है, अगर हम आगे चल रहे हैं और ये ज़मीन है, तो ज़मीन पे अगर जब हम आगे चल रहे होते हैं तो एक अपोजिट फोर्स होती है, वो होती है फ्रिक्शन की। सही। तो फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस कॉल्ड फ्रिक्शन। कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रेजिस्ट कर रही है वो फ्रिक्शन है। यहाँ पर एग्जाम्पल में डायग्राम भी बनी है। एग्जाम्पल दी हुई है, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन आवर हैंड। हमारे हाथों में फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। सही है। आगे आते हैं, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट, के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने के लिए जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक, किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग करने में लगती है। स्लाइडिंग, कोई ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहा हो तो उसमें फ्रिक्शन। और रोलिंग, कोई ऑब्जेक्ट जब रोल कर रहा होता है। सही। एडवांटेजेस दिए हैं जैसे पीछे डिफाइन किए, इसी की वजह से हम चल सकते हैं, कोई चीज़ को रोक सकते हैं, रुकी हुई ऑब्जेक्ट चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं वरना फ्रिक्शन ना हो, चल रोक ना सकें। इसके अलावा टायर्स बनते हैं, टायर्स जब ब्रेक मारते हैं गाड़ी में तो ब्रेक लगने से टायर भी रुकते हैं। टायर के अंदर जो डिज़ाइन बनी होती है, ग्रोविंग होती है, वो भी मदद देती है टायर को रोड के साथ ग्रिप करने में और रोकने में। ये ना हो तो टायर रुके ना, या टायर जब बहुत यूज़ हो जाते हैं तो फिर वो रोकने में मुश्किल करते हैं, नहीं रुकते, तो वो भी एक वजह है फ्रिक्शन कम होने की और ना रोकने की। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज़ाया हो जाती है मशीन की फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से बहुत मशीन में टूट फूट होती है, वेयर एंड टेयर। फेलियर ऑफ ऑयल पंप, गाड़ी के अंदर एक खास इंजन के अंदर ऑयल पंप पार्ट होता है जो ऑयल ऊपर दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा रहा होता है। अगर वो फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाता है, ऑयल नहीं पहुंचता, तो होता ये कि मशीन इंजन सीज कर जाता है। वे टू रिड्यूस, अगर फ्रिक्शन है और कहीं कम करनी है तो सबसे आसान लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीसिंग यूज़ की जाती है, बॉल बेरिंग और यूज़ किया जाता है। शेप ऑफ व्हीकल इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाए। तो यहाँ तक थे क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर नंबर 3 के, जो इजी वे में मैंने क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिया। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो और लर्निंग करने के लिए इन क्वेश्चंस को आप इस्तेमाल कर लेना। तो बहुत इजी वे में मैंने लर्निंग की है, बुक में भी दिए हुए, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेपरेट कर दिए जहाँ से आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ।